दोस्तों, आखिर डॉक्टर ने क्यों कहा कि अब हिना खान सिर्फ कुछ महीनों की ही मेहमान है? मगर हिना की वह कौन सी आदत थी जो आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो गई? और क्या सचमुच कैंसर की ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा पैसा लगता है कि हिना खान जैसे एक्टर्स को भी बैंक से लोन लेना पड़ गया? और इस मुश्किल घड़ी में संजय दत्त और सलमान खान ने हिना खान को कॉल करके क्या कहा? और ये लड़का कौन है जो हर कीमोथेरेपी के दौरान हिना खान के साथ मौजूद रहता है? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दरअसल दोस्तों, हर 15 दिन पर हिना को हॉस्पिटल जाना होता है अपनी कीमोथेरेपी कराने के लिए। और इसी शुक्रवार को हिना खान अपनी कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल गई। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले इनका सीटी स्कैन हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ। सीटी स्कैन में सब कुछ नॉर्मल आया, मगर जब 1 घंटे बाद ब्लड रिपोर्ट आया तो उसमें कुछ गड़बड़ था। डॉक्टर सबसे पहले रिपोर्ट लेता है और उसको पढ़ना शुरू करता है। डॉक्टर कहता है कि हिना, तुम्हारी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। तुम्हारा कैंसर अब धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। हमें अब कीमोथेरेपी के दौरान तुम्हें बहुत ही ज्यादा हैवी डोजेस की दवाइयां देनी पड़ेगी। डॉक्टर हिना को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन दवाइयों को लेने के बाद अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट जो होता है उसका बाल और नाखून झड़ने लगते हैं। कुछ लोगों को उल्टियां भी होती हैं और बुखार भी हो जाता है, मगर हम सारी चीजों का अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। इसके बाद हिना को बेड पर लेटाकर कीमोथेरेपी के प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। दोस्तों, कीमोथेरेपी 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक चलता है। इसमें ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उसमें हैवी डोजेस की दवाइयों को मिक्स करके फिर से बॉडी के अंदर आराम आराम से डाला जाता है। दवाइयां कितनी हैवी डोजेस की होगी ये पेशेंट की कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है। इस समय हिना 3rd स्टेज कैंसर से जूझ रही है। इसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा हैवी डोज की दवाइयां दी जा रही है। दोस्तों, कैंसर का 3rd स्टेज बहुत ही ज्यादा घातक होता है। कैंसर के इस स्टेज से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो वापस लौट पाते हैं। कैंसर में इंसान की बहुत दर्दनाक तरीके से मृत्यु होती है। जब पेशेंट को कैंसर का 4th स्टेज हो जाता है तब धीरे धीरे उसके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, मगर दिमाग पूरे होश में होता है। दिमाग अपने पूरे होशो हवास में देखता है कि कैसे धीरे धीरे उसके सारे अंग उसका साथ छोड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है। मगर अभी हिना कैंसर के 3rd स्टेज पर है। एक बार कीमोथेरेपी कराने का खर्च लगभग 12 से 14 लाख रुपए होता है और अब तक हिना खान का लगभग 8 से 9 बार कीमोथेरेपी हो चुका है। इसके हिसाब से अब तक हिना खान ने अपने कैंसर की ट्रीटमेंट पर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर चुकी है। मगर दोस्तों, हर कीमोथेरेपी के दौरान यह लड़का कौन है जो हिना खान के साथ मौजूद रहता है? दरअसल दोस्तों, यह लड़का और कोई नहीं, हिना खान का बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम रॉकी जायसवाल है। हिना खान रॉकी जायसवाल से सबसे पहले यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल के सेट पर मिली थी, जहां रॉकी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वहीं पर इन दोनों लोगों के बीच दोस्ती होती है और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। मगर दोस्तों, इस रिलेशनशिप को हिना खान ने ज्यादातर प्राइवेट ही रखा था, मगर अब यह धीरे धीरे पब्लिक होने लगा है। दोस्तों, रॉकी जायसवाल हिना खान की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करते हैं, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट बहुत ही ज्यादा थका थका महसूस करता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। इस हालत में पेशेंट अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है, उसके साथ किसी न किसी को होना जरूरी होता है। और इसी किरदार को रॉकी जायसवाल बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सोशल मीडिया पर हिना खान के फैंस के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। दोस्तों, हिना खान की कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले इंडस्ट्री से उनके पास सलमान खान का फोन आता है। दोस्तों, सलमान खान एक बहुत ही बड़े दिल वाले एक्टर हैं। सलमान हिना को कॉल पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि तुम इस बीमारी से उभर सकती हो, बस कभी भी हिम्मत मत हारना और कभी भी पैसे की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक अपने भाई से मांग लेना। दोस्तों, सलमान और हिना की बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है। ये लोग पहली बार बिग बॉस के सेट पर मिले थे। दोस्तों, सलमान खान इंडस्ट्री के एक ऐसे हीरो हैं जो हर किसी के बुरे समय में खड़े होते हैं। दोस्तों, हिना खान सलमान खान से पैसे लेने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि हिना अपनी छोटे से कैरियर में बहुत ही ज्यादा पैसा कमा चुकी है। एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि मैं अगर कोई काम भी ना करूं तब भी मेरे पास पैसे आते रहेंगे, क्योंकि मैंने अपना पैसा बहुत ही अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके रखा है। मगर दोस्तों, इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि हिना खान अपने कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए
बैंक से लोन लिया है। मगर दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही हिना खान इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर सारी चीजों को क्लैरिफाई करती हैं कि मैंने कहीं से भी लोन नहीं लिया है। उसके बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा निंदा की जाती है और कुछ लोग उन न्यूज चैनल को बैन करने की भी बात करते हैं। दोस्तों, कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को हफ्ते हफ्ते तक अस्पताल के एक ही रूम में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और यह समय पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होता है। कीमोथेरेपी के दौरान ही हिना के पास एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है, मगर हिना उस कॉल को इग्नोर कर देती है। कई बार उस कॉल को इग्नोर करने के बाद भी वह कॉल लगातार आ ही रहा था। फिर हिना उस कॉल को पिक करती है। जब वह कॉल को पिक करती है तो सामने से जो आवाज आ रहा था, हिना खान को वो आवाज जानी पहचानी सी लग रही था, मगर हिना पहचान नहीं पा रही थी कि यह कॉल किसने किया है। तब संजय दत्त बोलते हैं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं संजय बोल रहा हूँ। तब हिना खान बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उन्हें बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार ने कॉल किया है। दरअसल दोस्तों, हिना और संजय दत्त आज तक कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ काम नहीं किया है और ना ही ये दोनों आज तक कभी मिले हैं। मगर यह संजय दत्त का बड़प्पन ही कहा जाएगा कि एक छोटे कलाकार को इतनी मुश्किल घड़ी में देखकर उन्होंने कॉल किया। दोस्तों, आप लोगों को संजय दत्त की हिस्ट्री तो पता ही होगी, वह भी इन सारी चीजों से गुजर चुके हैं। संजय ने हिना को कॉल पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया और उन्होंने हिना से कहा कि कभी भी इस बीमारी से हार मत मानना। मैं भी सोचता था कि मैं कभी इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मगर मैंने इस बीमारी से बाहर निकलने की ठान ली थी और आज मैं इस बीमारी को पीछे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हें भी इस बीमारी के सामने झुकना नहीं है, बल्कि आखिरी दम तक लड़ना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर निकलो। इसके बाद संजय दत्त फोन को काट देते हैं। फोन काटने के बाद हिना खान बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि इतने बड़े सुपरस्टार का उनके पास कॉल आया। इस खुशी को बयां करने के लिए हिना अपनी मम्मी को फोन करके बताती हैं कि आज मेरे पास संजय दत्त का फोन आया था। इसके बाद हिना की मम्मी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। दोस्तों, यह तो हो गई संजय दत्त और हिना की बात, मगर आखिर हिना की वह कौन सी आदत थी जो आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो गई? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, सन 2009 में हिना खान पहली बार टीवी पर दिखाई देती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल के माध्यम से। जब यह सीरियल टीवी पर आता है तो लोग इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं और इस टीवी सीरियल में हिना का एक बहुत ही ज्यादा लीड रोल था, जिसकी वजह से हिना खान को घर घर में पहचाने जाने लगा था। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसके पहले काम से ही लोग उसे पहचानने लगते हैं। यही चीज हिना के साथ भी हुई। धीरे धीरे हिना इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लगी। इनके फेम और नाम को देखते हुए धीरे धीरे इनके पास बॉलीवुड पार्टीज का इनविटेशन भी आने लगा। हिना उन पार्टीज को इस वजह से एक्सेप्ट करने लगी थी क्योंकि वह सोचती थी कि अगर मैं इन पार्टीज में जाऊंगी तो मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से बात करने का मौका मिलेगा और हो सकता है अगर मैं अच्छी तरीके से नेटवर्क बना लूं तो मुझे आगे चलकर बॉलीवुड में भी काम मिल सकता है। मगर दोस्तों, उन पार्टीज में इस चीज का बिल्कुल उल्टा होता था। दरअसल दोस्तों, उन पार्टीज में नशीली पदार्थों का खुलेआम सेवन होता था। जो लोग उन पार्टीज को अटेंड करते थे वो उन नशीली पदार्थों को लेकर एकदम पागल हो जाते थे और डांस करने लगते थे। एक दो बार इन चीजों को इग्नोर करने के बाद हिना की ही एक फ्रेंड उनको कहती है कि आओ यार, तुम मुझे एक बार कंपनी दो, मैं भी यह नशीली पदार्थों का सेवन करती हूँ और तुम भी करो। हिना अपने आप को रोक नहीं पाती है और पहली बार हिना भी उन नशीली पदार्थों का सेवन कर लेती है और वह भी नशे में झूमने लगती है। धीरे धीरे यह नशा उनके दिमाग पर चढ़ने लगता है। पहले वह हफ्ते में सिर्फ एक बार नशा करती थी, मगर धीरे धीरे वह नशा उनके ऊपर हावी होता गया और हिना अब रोजाना सुबह शाम नशा करने लगती थी। वह अपने शूटिंग पर जाने से पहले भी नशा करती थी और शूटिंग के बाद घर आने के बाद भी वह नशा करती थी। धीरे धीरे यह नशा उनके दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया, मगर बहुत नशा करने के बाद हिना को एहसास होता है कि इसकी वजह से उनका करियर ग्राफ बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है। हिना बहुत ही ज्यादा हिम्मत करती है और इन नशीली पदार्थों को छोड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह हर बार उसमें नाकाम होती है। मगर कैसे भी करके वह नशा मुक्ति केंद्र जाती है और इन सारी नशीली चीजों को छोड़ देती है। मगर दोस्तों, जब तक हिना खान ने इन नशीली चीजों को छोड़ा था तब तक इन चीजों ने उनके शरीर में एक परमानेंट डैमेज दे दिया था। दरअसल दोस्तों, उस समय से हिना खान के अंदर छोटे छोटे कैंसर सेल्स डेवलप्ड होने शुरू हो गए थे। हिना को यह लगा कि अगर वह इन सारी चीजों को छोड़ देंगी तो वह सेफ रहेंगी। मगर इन सारी चीजों को छोड़ने के 8 साल बाद
एक दिन अचानक उनके छाती में दर्द होता है। पहले तो यह दर्द धीरे धीरे होता है, जिसको हिना इग्नोर कर देती है, मगर एक दिन अचानक यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हिना अपने शूटिंग सेट पर ही गिर जाती है। उसके बाद इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद इनका सीटी स्कैन होता है और ब्लड टेस्ट होता है। जब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर हैरान हो जाता है। सबसे पहले वह हिना को कहता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है, आपको स्टेज 3 का कैंसर हो चुका है। दोस्तों, अगर कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में डिटेक्ट हो जाए तो यह बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ से पेशेंट को बचाया जा सकता है। मगर जब यह 3rd स्टेज पर पहुंच जाता है तो यहाँ से पेशेंट को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर लोग स्टेज 3 के कैंसर से लड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हिना खान की कहानी, मगर क्या आपको पता है भारती सिंह को ऐसी कौन सी जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनको 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था? अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।